Good evening, students. Today we will discuss the chapter 8 gravitation in physics. You know it is the last chapter of the book first. आपका जो फर्स्ट टर्म का सिलेबस है उसका लास्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन. ठीक है, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमारे इस बार ऑमिट कर दिए गए हैं, जैसे कि कैपलर्स लॉ है. ठीक है, उसके बाद आपका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसे कैंसिल कर दिया गया है. एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड अबव द सरफेस, क्योंकि जब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इसको ही ऑमिट कर दिया गया है तो ये भी टॉपिक आपका ऑमिट कर दिए गए हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 8 ग्रेविटेशन. सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका क्या है. क्या है, हमारी जो डेली लाइफ है हम सब क्या देखते हैं कि हमने ऑब्जर्व किया है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ, या आप ये कह सकते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपने ऊपर की तरफ फेंका तो आप देखते हैं वो नीचे की तरफ आने लगता है. दैट मीन्स किसकी तरफ? अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है. ठीक है, इसी तरह से अगर हमने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि अगर हम हिल्स पर ऊपर जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं हिल्स पर. ठीक है, जो रेन ड्रॉप्स हैं वो कहाँ आती है? अर्थ. कैसे गिरती हैं? क्लाउड से अर्थ की तरफ गिरती हैं. दैट मीन्स किस तरह से होती हैं? वो भी अट्रैक्ट होती है टुवर्ड्स दी अर्थ. तो ये सारे जो कंसेप्ट है वो किस पे बेस्ड है? आपकी ग्रेविटेशंस पर बेस्ड है, ग्रेविटेशन लॉस पर बेस्ड है. ठीक है, सबसे पहले जो इटालियन फिजिसिस्ट थे गैलीलियो, उन्होंने सबसे पहले इस फैक्ट को रिकॉग्नाइज किया था कि जितनी भी बॉडीज है इररेस्पेक्ट ऑफ देयर मासेस, अपने अपने मासेस के अकॉर्डिंग आर एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द अर्थ विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. अर्थ की तरफ एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से क्या होती हैं? अट्रैक्ट होती हैं. ठीक है, अब उसकी सच को ढूंढने के लिए या पता लगाने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज पर, जो आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा. 10th में, आई थिंक 9th में, कि गैलीलियो ने सबसे पहले इंक्लाइन प्लेन पर जो बॉल है इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर चढ़ाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या एक्सेलेरेशन उसका आता है. तो ये सब फिनोमेनास किए थे. एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है या ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए. ओके, तो जितने भी आपके प्लैनेट्स होते हैं वो सभी क्या करते हैं? सन के अबाउट रिवॉल्व करते हैं इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट. ठीक है, ये भी किसकी वजह से होते हैं? ये सब बाइंड होते हैं किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. तो ये जो दिए थे वो दिए थे हमें कैपलर्स ने, बताया था इस बारे में. 3 लॉज दिए थे कैपलर्स ने. पहला लॉ क्या था आपका? कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन. दैट मीन्स जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, जबकि सन एक फोकस पर होता है. तो ये फर्स्ट था. सेकंड दिया था इन्होंने लॉ ऑफ एरियाज. उसमें क्या कहा था? उसमें कहा था कि हर एक प्लैनेट जो है या हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो सन के अबाउट इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है. दैट मीन्स एरिया स्वेप्ट आउट ऑफ द रेडियस फैक्टर विल बी द कांस्टेंट, सेम रहता है, या आप ये कह सकते हैं एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है. थर्ड दिया था इन्होंने द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन of a planet or of an object is directly proportional to the cube of the semi major axis. T square is directly proportional to a cube. Law of period जिसे हम कहते हैं, ये था. तो इस बार कैपलर्स लॉ नहीं है हमारे सिलेबस में, इसलिए इतना डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे. हम सीधे आ जाते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर. ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? क्या आपको पता है? हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है और उसी अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. ठीक है, क्या है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, F21 एंड F12 हमने लिख दिया. एक्चुअल में दोनों ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे जो इक्वल होंगे. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस and inversely proportional to the square of the distance between them. इन दोनों को अगर आप कंबाइन करेंगे m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा F इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर एक कांस्टेंट ले लेंगे हम G. G is called the gravitational constant and the value of gravitational constant will be 6.67 into 10 raised to the power minus 11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये हुआ आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब हम पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ। वेक्टर फॉर्म क्या होगी इसकी? ओके, देखिए वेक्टर फॉर्म क्या कह रहे हैं हम, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक m1 है एक m2 है। ये m1 है आपका, ये m2 है, ये पोजीशन वेक्टर। अब देखिए क्या है, यहाँ कंसिडर कर लिया हमने, यहाँ से ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर r1, ये हो जाएगा अगर आपका पोजीशन वेक्टर r2। ठीक है, तो सिमिलरली अगर दो वेक्टर है तो उनका अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखें तो ये हो जाएगा आपका r12 या इधर r21। ठीक है, और इसी तरह से फर्स्ट वाला पार्टिकल सेकंड पे जितना फोर्स लगा रहा होगा उसे लिख दिया हमने F12, फोर्स ऑन पार्टिकल 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। सिमिलरली इस पर लिख दिया हमने F21, फोर्स ऑन पार्टिकल 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फोर्स कितना होगा फर्स्ट वाले पार्टिकल का सेकंड पर, G m1 m2 अपॉन r12 स्क्वायर। क्योंकि देखिए वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमने पढ़ा है किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए हम उसके मैग्नीट्यूड को उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने मल्टीप्लाई कर दी यूनिट वेक्टर से r12 कैप से। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली हम लिखेंगे F21। F21 कितना हो जाएगा आपका, G m1 m2 अपॉन r21 स्क्वायर इक्वल्स टू r21 कैप। ठीक है, ये इक्वेशंस आ गई हैं आपके पास, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर की डेफिनेशन से हम देखेंगे क्या होता है। देखिए अगर मैं किसी वेक्टर को लिखूं तो आपने पढ़ा है वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ वेक्टर इनटू यूनिट कैप। मतलब अगर हम उसके यूनिट कैप से मल्टीप्लाई कर दे किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को तो वो वेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं r21 वेक्टर लिखूं तो पहली चीज तो चलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, कैसे क्या होगा r1 माइनस r2। अब अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा r2 माइनस r1। जब r21 था आपका r1 माइनस r2 तो ये कितना बन जाएगा आपका माइनस r12। ठीक है, अब इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स कैसे लिखेंगे हम, देखो अगर मैं r21 वेक्टर लिखती हूँ तो मैं लिखूंगी मॉड ऑफ r12 वेक्टर और इनटू इसका यूनिट वेक्टर होता है r21 कैप। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं r21 लिखूंगी तो उसका मैग्नीट्यूड लिखूंगी कितना, r21 वेक्टर का मॉडुलस और इनटू r21 का यूनिट कैप। अब देखिए r21 एंड r12 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्यों होंगे इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बिकॉज अगर ओरिजिन से आप देखेंगे तो दोनों की ही डिस्टेंसेस क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो सिमिलरली r12 इज इक्वल्स टू r21 के, तो हम ये कह सकते हैं यूनिट वेक्टर r21 कैप इज इक्वल्स टू होगा माइनस ऑफ r12 कैप। अब ये पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो F12 इज इक्वल्स टू r12 की जगह आप r21 पुट कर देंगे, तो G m1 m2 अपॉन r21 स्क्वायर और r21 कैप और माइनस और आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, अब हम देखेंगे इक्वेशन 2 एंड 3 से कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ F12। आपको क्या रिजल्ट मिला यहाँ से कि फर्स्ट पार्टिकल जितना सेकंड पे फोर्स लगा रहा है उतना ही फोर्स सेकंड वाला पार्टिकल फर्स्ट वाले पार्टिकल पर लगाएगा। और यही आप याद करिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या हुआ करता था, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो सेम वही चीज यहाँ पर आ गई आपकी, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। के जितना फर्स्ट वाला पार्टिकल सेकंड वाले पे फोर्स लगाएगा उतना ही सेकंड वाला पार्टिकल फर्स्ट वाले पे फोर्स लगाएगा। दैट मीन्स
वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ इज द, आप कह सकते हैं क्या है, फॉर्म है किसकी, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की ही एक फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ठीक है, अर्थ के नियर बाय अगर किसी आप दूसरे पार्टिकल को लेकर आ रहे हैं तो उस पार्टिकल को लाने में जितना वर्क डन करेंगे, कहाँ पर, अर्थ के फील्ड, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में ला रहे हैं आप, जितना लाने में वहां तक वर्क डन करेंगे उस वर्क को हम उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू इज इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन आर। देखिए क्या है, हम कह रहे हैं हमारे यहाँ पर एक अर्थ है, अर्थ की रेडियस आर है, ओ सेंटर है, सेंटर पर अर्थ का टोटल मास कॉन्सेंट्रेट होगा कैपिटल एम। हम कह रहे हैं इनफाइनाइट से किसी पॉइंट मास को हम लेकर आ रहे हैं, पॉइंट मास है आपका स्मॉल एम। बच्चों पॉइंट मास, पॉइंट ऑब्जेक्ट हमेशा हम उसे कहते हैं अगर कोई भी पार्टिकल एज कंपेयर टू देयर साइज उसका सेपरेशन बहुत ज्यादा है तो वी कैन ट्रीट एज पॉइंट मास और पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, तो हम कह रहे हैं इनिशियली ए से बी तक हम लाते हैं तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है डीएक्स, और अर्थ के सेंटर से और ए जिस पॉइंट पर लोकेटेड है मास वहां तक की डिस्टेंस आपकी स्मॉल एक्स कंसिडर की है हमने। तो सबसे पहले तो अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, F is equals to G capital M small m upon x square because the distance between the earth and the point mass is x. Now हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्या, वर्क डन ही तो है कि एक पार्टिकल को दूसरे अर्थ की सरफेस तक लाने में, ग्रेविटेशनल फील्ड तक लाने में जितना वर्क डन करते हैं। तो देखिए वर्क डन क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स पुट करेंगे, टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स, एफ की वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इनफाइनाइट से। ठीक है, कहाँ तक लाना है, अर्थ की सरफेस तक, दैट मीन रेडियस आर तक। तो कितना हो गया, जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, आगे देखिए अब क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा -1 अपॉन एक्स। लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0। तो वर्क डन कितना हो गया आपका, माइनस जी एम एम अपॉन आर। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन हो गया कंप्लीट। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करते हैं उसको ग्रुप में, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप स्कूल में आए अपनी क्वेरीज डिस्कस करिए। ओके।